A very big hello to all my dear students. Welcome to the T2O series of your favorite channel, You and I. और कैसे हो आप लोग? कैसा था INICT एग्जाम? आज हम लोग के क्वेश्चंस रिकॉल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. इट विल बी अ क्विक रिकॉल. फटाफट देखते हैं क्या क्वेश्चन था, क्या आंसर. एक दो क्वेश्चंस हैं जो बहुत कंफ्यूजिंग थे. कुछ बच्चे कुछ बता रहे हैं, कुछ बच्चे कुछ बता रहे हैं. उनको भी डिस्कस करने की कोशिश करें. ठीक है, चलिए वन बाय वन देखते हैं. सबसे पहला सवाल था, व्हाट इज एनाइसोमेट्रोपिया? ये तो हम सब ने पढ़ा हुआ है. एनाइसोमेट्रोपिया क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन टू आईज ऑफ मोर देन 2.5 डायोप्टर. दोनों आंख के पावर का डिफरेंस 2.5 से ज़्यादा हो, ये होता है एनाइसो. तो यहाँ पे क्या आंसर लिखेंगे? इसलिए आंसर क्या होगा? डिफरेंस इन रिफ्रैक्टिव एरर बिटवीन. एक और चीज़ देखिएगा, अगर ऑप्शन यही एग्जैक्ट दिया गया तो डिफरेंस इन एक्सियल लेंथ, डिफरेंस इन साइज ऑफ आई बॉल, ये सब भी रिलेटेड किससे होगा? रिफ्रैक्टिव एरर है ना. तो जब ये ऑल्टर होगा तो रिफ्रैक्ट, बट यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन क्या है? रिफ्रैक्टिव एरर. और आई होप आप लोग विजुअल एक्विटी से कंफ्यूज नहीं कर रहे हो. एक्विटी जो स्नेलन्स एक्विटी चार्ट पे आप देखते हो, 6/6, 6/9, ये जो विजन देख रहे हो, ये हो गया आपका डिफरेंस इन, दैट इज व्हाट इज विजुअल एक्टिविटी. तो ये तो हो गया आपका एनाइसोमेट्रोपिया. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं. पेशेंट, हाँ ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग था क्योंकि बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि नहीं, प्रेशर हाई एक आंख में है और फाइंडिंग्स डिमिनिशन ऑफ विजन हो गया, फ्लेयर इन द एंटीरियर चेम्बर, पेन इन द आईज, एवरीथिंग जो है वो आपके, और कैटरैक्टस लेंस अलग. तो ये टेक्निकली अब नहीं है, या तो कुछ मिसप्रिंट हो गया, कोई बात है. तो उस चीज़ को समझते हुए ये क्वेश्चन पढ़िए. मैंने तो इस क्वेश्चन को जो मुझे मिला वो यही. तो और कुछ बच्चे ये भी बता रहे हैं कि ही इज़ ओल्ड मैन ऑफ, आई डोंट नो व्हाट एज, व्हाट इट इज़, एन ओल्ड पेशेंट. ठीक है, जो भी है पढ़ते हैं इसको. अ पेशेंट प्रेजेंट्स विद विजन प्रॉब्लम, राइट आई में विजन प्रॉब्लम है, मतलब कि कम दिखाई दे रहा है दाहिनी आंख में. इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ा हुआ है बहुत ज़्यादा. लेफ्ट आई में नॉर्मल है. स्लिंट लैम्प शोज प्रेजेंस ऑफ फ्लेयर इन द एंटीरियर चेम्बर, मतलब यूवीआइटिस और एंटीरियर यूवीआइटिस हो रही है, रिएक्शन हो रहा है. कैटरैक्टस लेंस है. तो नेचुरली आप खुद सोचो, जब लेंस है, यूवीआइटिस है, उसकी वजह से प्रेशर ज़्यादा, कौन सा टर्म सबसे ज़्यादा फिट? फेकोलिटिक. सबको याद है क्या है फेकोलिटिक? जब ऑर्गैग्नियन कैटरैक्ट में लीकेज ऑफ लेंस प्रोटीन हो रहा है, क्योंकि ये कैप्सूल रिंकलिंग हो चुकी है, इसमें लीकेज होने लगा, और वो प्रोटीन जो है ट्रैबिक एक्वस से होते हुए, एक्वस के साथ बहते हुए ट्रैबिकुलर मेशवर्क पे आता है और इसको ब्लॉक कर देता है. जब ट्रैबिकुलर मेशवर्क ब्लॉक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ग्लाकोमा हो जाएगा. जब ग्लाकोमा ट्रीएम के ब्लॉकेज से होता है उसको क्या कहते हैं? ओपन एंगल. ठीक है, तो ये हो गया हमारा फेकोलिटिक. अब एक एक करके बाकी ऑप्शंस को समझ लेते हैं. फेकोमॉर्फिक क्या है? फेकोमॉर्फिक, अच्छा हाँ, एक और पॉइंट यहाँ मेंशन करूंगी जो कि इस सवाल में नहीं दिया हुआ है. कुछ बच्चों ने बताया है कि डीप एसी भी मेंशन. अगर इस क्वेश्चन में डीप एसी मेंशन था तो कंफ्यूजन एकदम ही खत्म हो गया. फेकोमॉर्फिक क्या है? फेकोमॉर्फिक हो गया एक इंट्यूमेसेंट कैटरैक्ट है जो कि प्यूपिलरी ब्लॉक. तो आप जनरली एंटीरियर चेम्बर रिएक्शन एंड एक्विस फ्लेयर नहीं एक्सपेक्ट करते यहाँ पे. प्रेशर्स राइज होंगे तो ये इंट्यूमेसेंट कैटरैक्ट, बट व्हाट अबाउट एंटीरियर चेम्बर? वो डीप नहीं होगा. यहाँ पे अगर डीप लिखा है तो ये गोज मोर इन फेवर ऑफ फेकोलिटिक ब्लॉक. ठीक है, अब एक एक करके और समझ लेते हैं. क्विक रिवीजन. मैलिग्नेंट क्या था? रिवाइज करिए मेरे साथ. नीट पीजी आगे देना है ना, तो ये सारी चीज़ें दोबारा इंपॉर्टेंट. तो जब हम बोलते हैं मैलिग्नेंट ग्लाकोमा, इसका दूसरा नाम क्या है? सीलियरी ब्लॉक ग्लाकोमा, जहाँ सीलियरी प्रोसेस जो है वो जोन्यूल से टच करके सीलियो लेंटिकुलर ब्लॉक क्रिएट करते हैं. जब ये सीलियो लेंटिकुलर ब्लॉक हो रहा है तो अब क्या हो रहा है? एक्वेस जो है, कोई एक सीलियरी प्रोसेस अगर ब्लॉक कर रहा है तो एक्वेस आगे आ ही नहीं सकता, विट्रस में कलेक्ट होने. जब विट्रस में एक्वस कलेक्ट होगा, प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा. जब ज़्यादा होगा तो इट विल पुश द लेंस आइरिस डायरेक्शन फ्रंट. जब आगे की तरफ पुश करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वेरी शैलो एंटीरियर चेम्बर. अगेन ये भी कट गया, डीप एसी है, नहीं हो सकता. और वैसे भी ये इसलिए भी नहीं हो सकता क्योंकि इसकी बिल्कुल स्टोरी डिफरेंट है. हिस्ट्री ऑफ कोई सर्जरी होनी चाहिए क्योंकि ये इंट्राओकुलर सर्जरी के बाद ही हो. अब इसको कैसे ट्रीट करते हो, इस ब्लॉक को कैसे खोलते हो, आप सबको याद होगा. एट्रोपिन देते हैं जो कि
को जब डायलेट करेगा पूरी सीलियरी बॉडी रिंग को डायलेट करता है और ये ब्लॉक खुल जाता है। अब क्योंकि हम एट्रोपिन देते हैं इसको ट्रीट करने के लिए, इसलिए इस ग्लाकोमा को और क्या बुलाते हैं, रिवर्स ग्लाकोमा। नॉर्मली आप ग्लाकोमा को कैसे ट्रीट करते हो भैया, मियोटिक। यहाँ पे कैसे ट्रीट कर रहे हो, मीडियाटिक से ट्रीट कर रहे हो, इसलिए इसको और क्या बोलोगे, इनवर्स ग्लाकोमा। ठीक है। मैलिग्नेंट टर्म क्यों होता है, इसका मैलिग्नेंसी से कोई मतलब नहीं है, मैलिग्नेंट का मतलब कोई भी दवा काम नहीं आ रही है। ठीक। अब आ जाइए एक और टर्म जो फ्यूज हेट्रोक्रोमिक आइरिडोसाइक्लिक। इसमें भी फ्यूज आइडोसाइक्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये एटिपिकल एंटीएवियाइटिस, आपको वही 5 टिपिकल फीचर्स, पेन, रेडनेस, फोटोफोबिया, ब्लिफास्पस, ये नहीं मिलता। फ्लेयर बहुत ज़्यादा नहीं मिलता आपको, क्या मिल रहा है मेनली कीलेट के पीस, अगर आपको याद हो, डिफरेंस ऑफ आइरिस कलर है ना। तो और क्या होता है, आइरिस एट्रोफी, पोस्टियर साइनिकिया नहीं होता। तो वो लेक्चर्स रिवाइज करिएगा कि क्या क्या पॉइंट्स हैं अबाउट फ्यूज हेट्रोक्रोमिक साइकिल। ठीक है। जब आपको ये पता है कि ये सारे फीचर, कैटरेक्ट हो सकता है, कॉम्प्लिकेटेड कैटरेक्ट होता है इसमें, मोस्ट कॉमनली वो पीएस, राइट। लेकिन अगर हम लोग पूरी हिस्ट्री को समझें कि एक ओल्ड पेशेंट है जिसको कैटरेक्ट है और उसको धीरे धीरे एंटीरियर चेंबर रिएक्शन हो रहा है और प्रेशर्स बहुत हाई चले गए, हम आज अभी भी हमारा बेस्ट ऑप्शन भी, ये सारे ऑप्शन को देखें तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है फेकोलिटिक ब्लॉक। ठीक है, चलिए, ये तो हो गया क्वेश्चन। अब आगे पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट रेटिना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके नीट पीजी के लिए भी, अच्छे से रिवाइज करना है। आपको पता है आरपी क्या होता है, डिस्ट्रॉफी ऑफ फोटोसिंथेसिस, रॉड की डिस्ट्रॉफी मोर कॉमन देन कोन डिस्ट्रॉफी, यहाँ पे रॉड इज मोर कॉमन, ये तो करेक्ट है। ठीक है, हमें ये निकालना है कौन सा गलत स्टेट। ईआरजी इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, अगर आपको याद हो ईआरजी क्या होता है, ए वेव, बी वेव और बहुत छोटे। ए वेव करस्पॉन्ड्स टू फोटोरिसेप्टर्स एंड बी वेव इज बाइपोलर सेल्स, दोनों होते हैं, पोलर तो सपोर्टिंग सेल है ना। तो आपको क्या मिलता है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा में, दैट इज सीवियर केसेस में तो फ्लैट ईआरजी हो, तो डिक्रीज्ड एम्पलीट्यूड ऑफ बोथ ए एंड बी, ये करेक्ट है। लेट प्रेजेंटेशन इज लॉस ऑफ पेरिफेरल विजन, हाँ जी। अगर आप देखोगे एक टिपिकल आरपी को ले लो, तो आपने पढ़ा होगा कि टिपिकल आरपी इज अ मिड पेरिफेरल डिजीज, सबसे पहले बीचों बीच अफेक्ट करेगा जब पूरा मिड पेरिफेरी इन्वॉल्व हो गया। ठीक है। अब जब पूरा मिड पेरिफेरी इन्वॉल्व हो गया, अब ये डिजीज आगे सेंट्रली आएगी या पेरिफेरी, यानी पेरिफेरल भी बाद में। और बहुत लेट स्टेज पे क्या होता है, सबको याद है, क्या मिलता है, टनल विजन। लेट स्टेज तक आते आते हमें क्या मिलेगा, टनल विजन। और अर्ली स्टेज में क्योंकि सिर्फ मिड पेरिफेरी इन्वॉल्व है, हमको मिलता है रिंग्स को। ठीक, ये याद रखें। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें गलत है, नाइट ब्लाइंडनेस इज लेट फीचर। नाइट ब्लाइंडनेस से तो मरीज प्रेजेंट कर रहा है, इसलिए निक्टेलोपिया जो है वो अर्ली फीचर है। निक्टेलोपिया इज एन अर्ली। चलिए, हाँ, ट्रायड भी रिवाइज कर लो। ट्रायड आरपी का क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बार बार। बोनी स्पिक्यूल्स, ये जो आपको दिख रहे हैं ये है बोनी स्पिक्यूल्स, एटीन्यूएशन ऑफ आर्टरीज एंड पेल वैक्सी डिस्क। पेल वैक्सी डिस्क क्या, कौन सी एट्रॉफी के अंडर आती है क्लासिफिकेशन में, आप बोलोगे कॉन्जिक्यूटिव ऑप्टिक एट्रॉफी। पेल वैक्सी डिस्क इज कॉन्जिक्यूटिव ऑप्टिक। ठीक है, वंस वी नो दिस, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर रूमेटिक हार्ट डिजीज पेशेंट है हु इज नॉन कंप्लायंट विद ट्रीटमेंट, प्रेजेंस विद कंप्लेन्स ऑफ सुपीरियर फील्ड विजन लॉस, फील्ड लॉस होगा, फील्ड लॉस फॉर पास्ट 1 वीक, व्हाट इज द प्रोबेबल कॉज ऑफ द कंडीशन, राइट। तो एक उसको एक सुपीरियर स्कोटोमा इन द सुपीरियर फील्ड है। ठीक है, विजुअल फील्ड लॉस, दैट इज देयर इज अ स्कोटोमा इन द सुपीरियर। आपके रूमेटिक हार्ट डिजीज एंटीयर सेगमेंट इन्वॉल्वमेंट भी, पोस्टियर में वस्क्यूलाइटिस होती, वस्क्यूलाइटिस कैन इन्वॉल्व बोथ द, राइट। लेकिन क्योंकि आपका एक क्वाड्रेंट इन्वॉल्व है तो सेंट्रल वेसल्स तो नहीं इन्वॉल्व है, सेंट्रल वेसल के इन्वॉल्वमेंट तो नहीं हो सकती, जी होगी। अब ब्रांच में भी अगर वो आर्टीरियल ऑक्लूजन तो बहुत एक्यूट होते हैं ना, अगर आपको स्कोटोमा मिल रहा है तो मतलब वो थोड़ा क्रॉनिक कंडीशन,
इसलिए हमारा आंसर क्या होना चाहिए? ब्रांच रेटिनल वेन ऑक्लूजन। ठीक है, प्राइमरी रियूमेटिक हार्ट डिजीज में इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस बहुत प्रॉमिनेंट है। आंसर होगा वेन ऑक्लूजन। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ वेन ऑक्लूजन क्या होती है? सुपीरियर टेम्पोरल। इसीलिए हमें इंफीरियर फील्ड डिफेक्ट्स मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे इस पेशेंट को सुपीरियर फील्ड डिफेक्ट मिल रहा है, यानी इसका जो है मेजर साइट ऑफ ऑक्लूजन का है वो है इंफीरियर। ठीक है, और आप लोग अपने नीट पीजी के लिए सीआरवीओ रिवाइज। सीआरवीओ में हम लोग ने पढ़ा हुआ है ना, स्प्लैश सॉस अपीयरेंस, दैट इज अ फीचर ऑफ सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन, जहाँ पे आपको मिल रहा है मल्टीपल फ्लेम शेप्ड हैमरेज। एक और चीज़ क्या रिवाइज करेंगे हम लोग, वो है व्हाट इज 100-डे ग्लाकोमा। 100-डे ग्लाकोमा को और क्या बुलाते हो? दैट इज कुछ नहीं है, ये नियोवास्कुलर ग्लाकोमा है सीआरवीओ में, जो कि 100 डेज, कुछ कुछ बुक्स में 90-डे ग्लाकोमा भी लिखा है, वह एक ही चीज़ है, डे 90। अब आ जाइए, ऑफ कोर्स यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मोस्ट कॉमन साइट ऑफ बीआरवीओ क्या है? वो है सुपीरियर टेम्पोरल। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि 3 मंथ्स ओल्ड चाइल्ड है विद प्रेजेंटिंग विद फोटोफोबिया एंड वाटरिंग विच कैन नॉट बी द कॉज। सच्चाई है कि अगर फोटोफोबिया वाटरिंग सच्चे सबसे छोटा बच्चे, इतने छोटे बच्चे में आप क्या कॉजेज सोच सकते हो वाटरिंग के? पहले तो आपको ये इसकी डीडी पता होनी चाहिए कि या तो इस पेशेंट में इसको ऑफ्थैल्मिया नियोनेटोरम है, कोई इन्फेक्शन है जिसकी वजह से ये हो रहा है। फोटोफोबिया वाटरिंग ब्लिफा, फोटोफोबिया के साथ हमेशा आप सबको पता है फोटोफोबिया क्या होता है? फिफ्थ नर्व की वजह से, जब भी कॉर्निया की सेंसरी सप्लाई इफेक्ट होती है, फोटोफोबिया उसी से। दूसरी चीज़ हम में कंजेनाइटल ग्लाकोमा दूसरा कॉज होता है, और तीसरा होता है कंजेनाइटल डेक्रायोसिस। बस इसमें बहुत लेट स्टेज पे ही अगर सीवियर इन्फेक्शन है तभी फोटोफोबिया मिलेगा, अगर कॉर्नियल या नहीं तो नहीं मिलेगा, खाली वाटरिंग। अब जब इस पे आते हैं विच इज़ नॉट द कॉज, और उसमें फोटोफोबिया भी मिल रहा है, वाटरिंग भी मिल रही है, तो आपको ये सोचना है कि डिस्टाइकियासिस, सबको याद है डिस्टाइकियासिस क्या है? एक्स्ट्रा रो ऑफ आईलैश है ना, ये कंजेनाइटल एनोमली विद एक्स्ट्रा रो ऑफ आईलैश, ये आपकी कॉर्निया पे रब करेगा एंड डैमेज द कॉर्निया, एंड देयरफॉर उसमें आपको वाटरिंग और फोटोफोबिया मिलती है। ठीक है, दूसरी चीज़ हम देखते हैं, तो ये तो ठीक है, कंजेनाइटल ग्लोकोमा में ऑफ कोर्स हमें पता है वाटरिंग फोटोफोबिया ब्लिफारस। कंजेनाइटल एंट्रोपियन, अगेन एंट्रोपियन में आईलिड इनवर्ट्स जा रही है, इनवर्ट जाएगी तो आपकी जो लैशेज हैं वो रब कर सकते हैं कॉर्निया। तो कौन सी चीज़ क्या मार्क करें इसमें? तो बाय एक्सक्लूजन एक्चुअली चारों फिट होते हैं, चाहिए है, लेकिन बाय एक्सक्लूजन बेस्ट ऑफ पॉसिबिलिटी जो लग रही है वो है कंजेनाइटल। कुछ बच्चों ने बोला यूनिलैटरल मेंशन है, बाईलैटरल, दिमाग में रखो, मेजॉरिटी बी सी एंड डी जो है वो तो मेजॉरिटी टाइम्स बाईलैटरल होते हैं, बट इट कैन बी यूनिलैटरल। कंजेनाइटल डेक्रासिस्टाइटिस तो हम लोग को पता है कॉमनली यूनिलैटरल। तो अब वो एग्जैक्ट फ्रेमिंग क्वेश्चन की सोचनी पड़ेगी, बट इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन पे यही दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब आते हैं इस क्वेश्चन पे कि पेशेंट प्रेजेंट्स विद फॉरेन बॉडी या चूना इन हिज आईज एंड कंप्लेन्स ऑफ इरिटेबिलिटी, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट? अभी भी आँख में कुछ भी पड़ गया है ना, जैसे कोई भी केमिकल इंजरी की बात हो रही है, आपको इमीडिएट कॉपियस इरिगेशन, पहले जितना है उसको निकालने की क्योंकि जो भी पड़े रहेंगे पार्टिकल वो आपकी आँख को डैमेज करें, इसलिए आपका आंसर ये हो। और ये कॉपियस इरिगेशन डबल इवर्जन ऑफ लिड करके भी करते हैं, जैसे कि तो ये हमेशा एक बहुत इंपॉर्टेंट मेजर स्टेप। ऑफ कोर्स उसके बाद आप इस पेशेंट को बाकी ट्रीटमेंट दोगे, एंटीबायोटिक दोगे, साइक्लोप्लिजिक्स दोगे, क्योंकि इन्फ्लेमेशन कॉज कर रहा है, डाइटिस हो रही, एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पे आप स्टीरॉइड्स देते हो, लेकिन 7 दिन के बाद ज़रूर बंद कर देना, नहीं तो कोलेजन सिंथेसिस में इनहिबिट करेगा, बिकॉज जब वो रिड्यूस करता है कोलेजन सिंथेसिस तो हीलिंग को रोक दे। स्टीरॉइड पहले 7 दिन के लिए हैं, बाकी और क्या दे सकते हैं हीलिंग के लिए? एस्कॉर्बिक एसिड या साइट्रेट। ठीक है, तो यहाँ हमारा आंसर हो गया इरिगेशन ऑफ विद नॉर्मल। अब उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ 22-year-old patient with high myopia and thick glasses presents with floaters in his eyes, what is the cause of this condition? थिक ग्लासेस, मायोपिया, फ्लोटर्स, ऑटोमेटिकली दिमाग कहाँ जाता है? पैथोलॉजिकल मायोपिया। पैथोलॉजिकल मायोपिया के बहुत से चेंजेस, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिवाइज कर लेना अगेन, है ना। तो पैथोलॉजिकल मायोपिया में आपको याद रखना है कि पेरिफेरी पे क्या मिलता है? दैट इज डिजेनरेशन
और वो डिजेनरेट होते होते होल बन सकती है, और होल बन गया तो आरडी हो जाए। सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? रेटिनल डिटैचमेंट, नो कंफ्यूजन। जब भी आपके होल ब्रेक या रेटिनल ब्रेक बनता है, दिस पिगमेंट्स जिसकी ये फ्लोटर्स हो रहे हैं, क्या बुलाते हैं? रेगमेटोजेनस अगर आर, तब जब ब्रेक होके हो तो रेगमेटोजेनस आरडी में जो फ्लोटर्स होते हैं, क्या बुलाते हैं हम? शैफर्स साइन। क्या बोलते हैं? शैफर्स। इंपॉर्टेंट है, रिवाइज कर। ये तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शंस ऑफ सुपियर ऑब्लिक मसल एक्सेप्ट। सबको याद है कैसे याद करते हैं एक्शन ऑफ मसल्स? बहुत सिंपल, मैंने बता रखा है। एक्शन ऑफ में मसल को डिवाइड करो हॉरिजॉन्टल, ठीक। वर्टिकल मसल में हम दो निमोनिक याद करते हैं, इज एंड रैड। इज कहता है सुपीरियर्स आर इन टॉटस, है ना, और रैड क्या कह रहा है? रेक्टाई आर एट। So once we know superiors are in tortoise, recti are। अब आ जाओ हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में मीडियल रेक्टस, लैटरल। मीडियल रेक्टस का काम एडक्शन, लैटरल रेक्टस का काम एबडक्शन। करेक्ट। चलिए, ये तो आसान है, एडक्शन एबडक्शन याद करना। वर्टिकल मसल्स को फिर हम चार्ट बनाएंगे और ये निमोनिक अप्लाई करेंगे। तो हमने ये चार्ट बनाया सुपीरियर रेक्टस, रेक्टस। अब क्योंकि प्राइमरी एक्शन एडक्शन एबडक्शन का किसका है? हॉरिजॉन्टल मसल्स, इसलिए वर्टिकल मसल्स में ये टर्शरी एक्शन। रेक्टाई और एडक्टस, और रेक्टाई के नीचे एडक्शन और ऑब्लिक के नीचे एब। उसके बाद चीजें, सुपीरियर रेक्टस एलिवेट करेगा एंड सुपीरियर्स आर इन टॉर्टस, सो आई विल राइट टॉर्शन। इन्फीरियर रेक्टस डिप्रेशन, एक्सटॉर्शन। सुपीरियर ऑब्लिक प्राइमरी एक्शन इंटॉर्शन, डिप्रेशन, abduction, right? Because we, so what is the, this is the question, na? And similarly for inferior oblique. So what is the question? Superior oblique. Superior oblique में intorsion, depression, abduction, which is not there, adduction is, except adduction. Correct? And now we come to the next question. Very simple question. Oculomotor nerve palsy, third nerve palsy, which of the following action is not compromised? So we all know LR6 SO4. So LR is not compromised, SO is not compromised. Because this is supplied by 6, this is 4. They are not supplied by third nerve. तो अगर ये सिक्स्थ नर्व और फोर्थ नर्व से सप्लाइड है और थर्ड नर्व से नहीं सप्लाइड है, तो ये इसकी तो एक्शन नहीं इफेक्ट होगा ना। तो कौन सा एक्शन नहीं कॉम्प्रोमाइज है, नॉट कॉम्प्रोमाइज? लैटरल रेक्टस क्या करता है? एबडक्शन। सुपियर ऑब्लिक डिप्रेशन एंड एबडक्शन। हम आंसर क्या लिखेंगे? लिमिटेड एबडक्शन। ये नहीं होता है, बाकी सब को प्रोसेस तो होती है, क्योंकि थर्ड नर्व जो है वो एलपीएस को सप्लाई करती है ना, मीडियल रेक्टस को करती है, इसलिए एडक्शन भी अफेक्टेड होगा। सुपीरियर रेक्टस को करती है एलिवेट। अब आते हैं, तो इसीलिए व्हाट इज थर्ड नर्व पैल्सी में पोजीशन ऑफ आई क्या होती है? याद रखो, डाउन एंड अप। क्योंकि लैटरल रेक्टस एबडक्ट कर रहा है, सुपीरियर ऑब्लिक एबडक्ट भी कर रहा है, डिप्रेस एक्शन क्या हो गया? डाउन एंड अप। करेक्ट। ओके। देन मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्रोप्टोसिस इन मिडिल एज पर्सन। तो याद रख लीजिए कि अगर हम एडल्ट प्रोप्टोसिस की बात कर रहे हैं, तो एडल्ट्स में और चिल्ड्रन, ऐसे याद करो। एडल्ट्स में मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्रोप्टोसिस, चाहे वो यूनिलैटरल है और बायलैटरल, चाहे वो पेनफुल हो या पेनलेस, चाहे वो एक्सियल हो या नॉन एक्सियल, आपको हमेशा आंसर करना है। आप आंसर करेंगे थायराइड आई डिजीज। ठीक है, लाइफ इज सिंपल। अब चिल्ड्रन में आप देखोगे यूनिलैटरल और बायलैटरल। यूनिलैटरल में हम याद करेंगे ऑर्बिटल सेल्यूलाइटिस। ठीक है, यूनिलैटरल हो गया ऑर्बिटल सेल्यूलाइटिस, और बायलैटरल में न्यूरोब्लास्टो। हाँ, ठीक है, न्यूरोब्लास्ट। यस। तो ये आपको कॉजेज याद। और क्या ऑप्शन लिखा? ऑर्बिटल, ऑर्बिटल वेरिक्स कहाँ पढ़ते हो आप? इट इज़ अ मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इंटरमिटेंट प्रोप्टोसिस ना, ये भी याद रखिए। इंटरमिटेंट मतलब कभी है कभी नहीं, किसी हेड पोजीशन पे प्रोप्टोसिस हो रही है, किसी पे नहीं। तो ये हो गया इंटरमिटेंट प्रोप्टोसिस। रेटिनोब्लास्टोमा क्या है? मोस्ट कॉमन इंट्राऑक्यूलर प्राइमरी मैलिग्नेंट ट्यूमर इन चिल्ड्रन। करेक्ट।
इन चिल्ड्रन, ऐसे याद रखना है आपको। और एडल्ट्स में क्या होता है? कोरोइडल मेलानोमा। और केवर्नस हेमांजियोमा इज मोस्ट कॉमन इंट्राऑर्बिटल ट्यूमर ऑफ एडल्ट्स। ठीक है, अब ये मैलिग्नेंट की बात नहीं हो रही है, मैलिग्नेंसी वर्ड मैंने नहीं यूज किया, लेकिन मोस्ट कॉमन इंट्रा ऑर्बिटल ट्यूमर ऑफ एडल्ट। तो इतने सारे क्वेश्चन यहाँ पे। अब ये क्लास में क्वेश्चन आया कि एक पेशेंट है, उसका एलपीएस भी इन्वॉल्व है, यानी थर्ड नर्व इन्वॉल्व हो गई, मुलर्स सिंपैथेटिक इन्वॉल्व हो गया, लेग ऑफ थैलमोस यानी कि सेवेंथ नर्व, बिकॉज ऑर्बिकुलाइस ऑक्यूलाई को सेवेंथ नर्व सप्लाई करती है, डिक्रीज्ड कॉर्नियल सेंसेशन, फिफ्थ नर्व इन्वॉल्व हो गई। व्हाट इज द डायग्नोसिस? अब कौन सी कंडीशन है जिसमें ये सब नर्व्स इन्वॉल्व हो सकती हैं? कॉमन सेंस ट्रैकोमा, ऑफ्थाल्मिया हो सकता, लाइमीज भी नहीं है। आंसर क्या है? वेरी सिंपल, लेप्रेसी। ठीक है, आपको थिकनिंग ऑफ कॉर्नियल नर्व्स भी कहाँ मिलती है? लेप्रेसी। एंटीरियर यूवेइटिस मिलती है लेप्रेसी, इनली लेप्रोमैटस लेप्रेसी। जस्ट कीप दिस इन माइंड। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन, आईएनआईसीटी का क्विक रिकॉल था। एंड अभी खेल बाकी है मेरे दोस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आगे एग्जाम है। एक दो दिन का रेस्ट करिए, वापस से गो बैक टू द जोन, सीरियस, वेरी सीरियस स्टडीज। इमीडिएटली आपको फिर से अपनी उसी रेस में, रेस अपने आप से लड़नी, किसी और से, बट अपनी उस रेस में दौड़ना। करेक्ट? भूलिएगा मत। स्टिल आई एम नॉट डिस्करेज। अगर आपको लगता है मेरा अच्छा नहीं हुआ, मेरा क्या होगा, हमें मुड़ के देखने के लिए टाइम नहीं है। हर सेटबैक को मैं अपने फ़ायदे में टर्न कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। कैसे कर सकती हूँ? जो भी मैंने गलतियाँ की हैं उसकी लिस्ट बनाइए, और उन गलतियों के बेसिस पे उन चीज़ों को थरो, उन टॉपिक्स को और थरो, ठीक है, जिससे कि वो गलतियाँ फिर ना हो। ठीक है, डिस्करेज नहीं होना है, मेरे पास नहीं है टाइम डिस्करेज। आई विल नेवर गिव अप, बिकॉज आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ। मेरे को अपने पोटेंशियल पे पूरा विश्वास। ओके, थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड।